धन्यवाद। लेकिन मैं अपनी बात को रखने से पहले क्षमा याची हूँ, क्योंकि आज इस ऐतिहासिक स्थान पर एक ऐतिहासिक कार्य जो हो रहा है, उसमें जो एक भागीदारी होनी चाहिए, वो भागीदारी पूरी तरीके से हमारी भी मौजूद नहीं है। और वो भागीदारी का नाम है संख्या बल। उसके लिए मैं करबद्ध क्षमा याची भी हूँ, लेकिन आगे से इस बात का अवश्य ध्यान रखा जाएगा। साथियों, वक्ता जब बोलने खड़े हो जाते हैं या चालू हो जाते हैं तो फिर वो बेलगाम हो जाते हैं। जाना होता है जम्मू और पहुंच जाते हैं अहमदाबाद। आशा करता हूं मैं खुद ऐसा नहीं करूंगा। देखिए, अभी जिस तरीके का जो माहौल बना है, वो माहौल अचानक नहीं बना है। ये माहौल अचानक बिल्कुल नहीं बना है। ये सोची समझी योजना है, और योजना पहले दिमाग में आती है, उसके बाद व्यवहार में आती है, और उसके बाद फिर वो अपना काम कर जाती है। ये परिवर्तन जो है, ये राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन है, और राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन रातों रात नहीं होते, इतनी आसानी से नहीं होते। हम चाहें छोटे समूहों में बात करें या हजारों लाखों की संख्या में मिलकर हम बात करें, लेकिन हमें बात करनी होती है बदलाव की। वो बदलाव कैसे होगा? वो अत्याचार, वो शोषण, वो बारंबार पीड़ा देने की जो कवायद है, वो रुकेगी कैसे? उसको रोकने का शायद एक ही माध्यम जो बनता है, वो होता है राजनीतिक माध्यम। क्योंकि कानून जो बन रहे हैं, जो हमारे विपरीत हम पर अत्याचार करने वाले जो कानून बन रहे हैं, वो कानून सड़कों पर नहीं बन रहे हैं। उन कानूनों को बनाने का एक निश्चित स्थान है, जिसको हम संसद कहते हैं। संसद में भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की बदौलत असंख्य वो लोग पहुंचे हैं, जिनका काम यही था कि यदि हमारे विपरीत कोई कार्य होते हैं तो उन्हें रोका जाए। यानी रिजर्वेशन के नाम पर रिप्रेजेंटेशन होना था, और वो रिप्रेजेंटेशन ना हुआ है, और ना ही हम लोग आगे भी उम्मीद कर सकते हैं। मैं एक बार फिर अपनी बात को दोहराना चाहूंगा। यदि सचिन तेंदुलकर को रिजर्वेशन के तहत अगर भेजा जाता है तो वो स्पोर्ट्स से संबंधित बातों को उठाएगा, अगर रेखा को भेजा जाएगा तो कला से संबंधित उठाएगी। उसी तरह से जब आरक्षित वर्ग के लोगों को टिकट देकर संसद भेजा जाएगा तो उनका भी यही कार्य होता है कि वो आरक्षित वर्ग पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ जो कानून बनते हैं, उन पर हमारी आवाज उठाएंगे, हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे। लेकिन ऐसा होना ना अभी तक संभव है, और निकट भविष्य में ऐसा संभव नहीं नजर आता है। अब प्रश्न यही उठता है कि आगे फिर हम ऐसा क्या करें? यदि विकल्प राजनीति ही है, पूरे भारतवर्ष में ये बिल्कुल आईने की तरह साफ हो चुका है कि कोई अमुक पार्टी के गठजोड़ वाली पार्टियां वो निरंतर और बारंबार संविधान को कमजोर करने में लगे हुए हैं, आरक्षित वर्ग के लोगों को निस्ते नाबूद करने में लगे हुए हैं, और जिनकी ड्यूटी, जिनका उत्तरदायित्व था ऐसे कानूनों को बनने से रोक देने का, वो बिल्कुल अपने अपने गलों में पट्टा पहनकर वो शांत बैठे हैं। मेरी भाषा थोड़ी मुखर है। क्या हम लोग इसी तरीके से सड़कों पर अपनी आवाज लगाते लगाते या चिट्ठी पत्र हम भेजते भेजते, क्या यही विकल्प है? मेरा अपना मानना है शायद नहीं। जब इसका विकल्प राजनीति ही है, तो राजनीति कौन सी पार्टी की ऐसी राजनीति हो कि जिसको हम लोग भरोसा करके, विश्वास करके हम एक मत से उसको संसद में भेजें? ऐसा कौन सी हम राजनीतिक पार्टी को हम सभी के सभी लोग, सो कॉल्ड 85% लोग चुने कि वो आताताई किस्म की जो पार्टी है उसको रोक सके? प्रश्न यही है। क्योंकि
85 या 85% मात्र कह देने से हम लोग 85% नहीं हैं, बल्कि यदि अगर देखा जाए तो इसका उल्टा है। यदि हमारे 130 132 अगर सांसद हैं तो हमारे हैं का वो भी हमारे से विपरीत ही है। देखा जाए तो 15% हम हैं, 85% वो हैं। अब प्रश्न ये भी उठता है कि हमारी आवाज उठाएगा कौन और कैसे उठाएगा। जैसे कि बहुजन पैगाम ये न्यूज चैनल है, हमें अपने अपने चैनलों को बहुत मजबूत करना चाहिए, क्योंकि आज सोशल मीडिया और मीडिया एक बहुत बड़ा ताकत है। विपरीत जो न्यूज चैनल है उनका ना कभी हमारी आवाज को उठाने का लक्ष्य रहा था, ना कभी आगे रहेगा। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं आग्रह यही करूंगा कि अब हमारा चिंतन इस बात पर होना चाहिए कि हमारे विरुद्ध कानून बनाने वाली पार्टी के खिलाफ हम किस पार्टी को समर्थन करें कि वो दूसरी वाली पार्टी हमारे पर अत्याचार करने वाले कानूनों बनाने वाली पार्टी को रोक सके। धन्यवाद।